धन्यवाद सभी को। प्रयास ग्रुप मालिक, बहुत बहुत आभार आपका, प्रयास ग्रुप का। और मैं शराबी सोमेश, ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप का साथ है। आज भी शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ, पीने का कोई विचार नहीं है। और ये मेरा आभार दिवस जो बनाया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार है प्रयास ग्रुप को। क्योंकि मेरे प्रयास में प्रयास ग्रुप का भी काफी प्रयास रहा। और मुझे लगता है अब जीवन में सिर्फ प्रयास ही चीज रह गई है जो मुझे करनी है अभी। बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आत्म शांति की प्रार्थना जब मैं जुड़ा था पहली बार फेलोशिप से, तो मुझे सबसे पहले जो अट्रैक्ट करी थी चीज वो ये आत्म शांति की प्रार्थना ही थी। गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। इस प्रार्थना ने मुझे काफी अट्रैक्ट किया था। लेकिन उससे पहले के जो मेरी जीवन था ना, वो मेरा बड़ा दर्दमय जीवन हो गया था। और उससे पहले का जो जीवन था वो बहुत ही सुखमय जीवन मुझे लगता था। कि मैंने अपने जीवन में कितनी चीजें हासिल करी, मैंने कितना अपने आप को संयमित रखा, और बाकी काम पे मैं जोर देता रहा। अभी दोस्तों मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, पास इट ऑन। उसमें बिल के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में बचपन का और उसके आर्मी का और उसके बाद शादी का जो शुरू का दौर चला था, उससे मुझे काफी आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। जो बिल की स्टोरी में काफी छोटे पन्नों में, 4-5 पन्नों में लिखा गया है, उसकी डिजीज का पार्ट वो यहाँ पे बड़े विशाल रूप में लिखा दिखा रहे हैं। तो मुझे बचपन से जो आइडेंटिफिकेशन मिल रही थी उसके साथ। और अभी मैं बिल की स्टोरी से भी काफी रिजेम्बलेंस करता हूँ यार। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे मानना था कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन था, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। लेकिन मैं ये मान ही नहीं पा रहा था, मुझे मानना ही नहीं आता था। कैसे मानूं? मैं मीटिंग में बैठता था, हाँ हाँ बोलता था, बाहर जाता था, अपनी चलाता था। तो ईमानदारी नहीं थी पहली बात, वो मैं मानता नहीं था। मैं सोचता था सोमेश तो सबसे ईमानदार बंदा है। और उसी के कारण मुझे 6 महीने बाद वापस आना पड़ा। और इस बार जब आया तो इतना बुरी तरह टूट चुका था, मैं बिखर चुका था, अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। फिर वापस डॉक्टर के पास जाके डिटॉक्सिकेशन करवाया। फिर वापस डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा क्या हो गया था तुमको। मैंने बोला सर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो वो बोले कि कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए था। मैं हैरान परेशान हो रहा था कि ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। और मैं तो चाहता ही नहीं था पीना, मैं तो बिल्कुल सही हो गया था। 4-5 महीनों से मीटिंग अटेंड कर रहा था, स्पॉन्सर ढूंढ रहा था। अपने गुजरात, राजस्थान से गुजरात चला गया था काम करने। काम वाले भी बड़े खुश थे कि भाई तूने तो होली पे भी नहीं पी, हमारे साथ बैठा रहा। और मैं इन चीजों को, जो लिविंग सोबर का जो पार्ट हमारा है उसमें साफ साफ बताया गया है, ओल्ड आइडियाज इस और ये स्लिपरी पीपल स्लिपरी प्लेसेस से दूर रहना है। मैं नहीं हो पा रहा था, मैं अपने मन की चला रहा था। और मैंने धीरे धीरे फिजिकल मीटिंग जाना बंद कर दिया, जो नडियाड से आनंद जाती थे। मैंने ऑनलाइन मीटिंग करना बंद कर दिया। मैं नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखता था। यार मूवी देखूंगा तो फिर मीटिंग कब करूंगा, मीटिंग देखूंगा तो मूवी कब देखूंगा। और फिर वीडियो गेम खेलता रहता था। तो वो मेरे जो पुराने आइडियाज थे, पुरानी चीजें थी, वो मेरे साथ चल रही थी। और उसके चलते हुए घर पे एक ऐसा धमाका हुआ जिसने मेरा पूरा ब्रह्मांड ही चेंज कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसने मेरी इमोशनल बैलेंस पूरी तरह हिला दिया था। और मैं पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था अंदर ही अंदर। मैं जैसे कि वो दूध में विस्की मिलाई थी उसने, वैसे मैं ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे खड़ा था जयपुर के, वहां से नडियाड जाने के लिए तैयार था। और मैंने दारू पी ली यार, पी ली। मीटिंगों में झूठ बोलता रहा, नहीं आता रहा, आए बाएं करता रहा। और जब मुझे पता लगा कि मेरे परिवार को माँ बाप ने घर से निकाल दिया है, और मैं बहुत ही बचपन से ही तकलीफों को देखा था मैंने अपने माँ बाप के साथ, लेकिन मैं उसको किसी को बता नहीं सकता था। क्योंकि एट द एंड माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। और जब उन्होंने मेरे बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया तब मुझे बहुत हर्ट हुआ। और उस समय मैं 4 दिन कंटिन्यू पीता रहा, रोता रहा, पीता रहा, अपने रिश्तेदारों को फोन करता रहा। और चौथे दिन मतलब 5 मई को मैं रेलवे ट्रैक पे चला गया मरने, रात को 12 बजे 1 बजे। और मेरी वाइफ वो बेचारी वो अपने किराए के घर में रह रही थी बच्चों के साथ, और उसको पता नहीं था कि क्या करे क्या ना करे। वो फोन पे भी मना कर रही थी, भाई रुक जाओ मत करो ये सब। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। बच्चा 12वीं में था, वो फेल हो रहा था। छोटा बेटा मुंबई था, मुंबई से जयपुर लेकर आया, जयपुर में मैंने एडमिशन दिलाया। और वो पढ़ाई क्या कर रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। घर का माहौल पूरा खराब हो गया था।
और मैं लोनर मेंबर के जैसे फंस चुका था शराब के अंदर। लेकिन इस बार जब मैं वापस आया जयपुर, 6 तारीख को मैंने आखिरी घूंट पिया था, मुझे बोला अपना बोरिया बिस्तर बांध के या तो तुम हेड ऑफिस जाओ या फिर घर जाओ। मैंने बोला घर जा रहा हूँ अभी। घर गया, मुझे घर का एड्रेस ही नहीं पता। मेरे नेटिव में मुझे अपना एड्रेस नहीं पता। मेरी वाइफ जो बॉम्बे में अच्छी खासी जॉब कर रही थी, उससे सब छोड़ छाड़ के मेरे लिए बैठी थी जयपुर में। उसको घर से निकाल दिया गया था, वो अपना सामान और बच्चों के साथ किसी अनजान रेंट हाउस पे वो रहते थे। वहां का लोकेशन मांगा, रात को 1 बजे में मुझे 2 लोग एस्कॉर्ट करके घर पे लेकर आए। उस दिन रात को, उस दिन दिन में मैंने पी थी, जब मैंने सामान पैक करा था तभी पी ली थी मैंने। तो वो लास्ट पैक था मेरा 6 तारीख को। फिर 7 तारीख को यार मैं खुद सुबह उठा, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर साहब के बोला कि सर मेरे को आना है आपके पास, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। उन्होंने मुझे मीटिंग में भेजा। मैं फिर से फेलोशिप गया, फिर से मेंबर से मिला, फिजिकल मेंबर से मिला। उन्होंने फिर से गले लगाया, कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो। और इस बार मैं पूरा एक हताश निराश सोमेश जो था ना, वो पहली बार टूट के बिखर के गिरा था, जो अपने सामने मंदिर में भगवान के सामने घुटने टेक के बैठा था कि मुझसे अपनी जिंदगी नहीं संभल रही। ना तो मैं मर पा रहा हूँ, ना मैं जी पा रहा हूँ। धरती पे एक बोझ हो गया था मैं। और वो ऐसी स्थिति थी जब मेरे पे फाइनेंशियल लॉस, बहुत कर्जे चढ़ चुके थे। मेरी नौकरी छूट गई थी 2 बार, जो कभी हो ही नहीं सकता था। मुझे लगता नहीं था कि मेरी नौकरी कभी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति का जो अभिमान चूर होता है तो बहुत दर्द होता है। मेरे साथ भी वही सब हो रहा था। कोई कनेक्शन नहीं था, कोई रिश्तेदार से बात नहीं होती थी मेरी, किसी दोस्त से बात नहीं होती थी, सबसे टूट चुका था, कट चुका था। डिसकंटेनमेंट में आ गया था, जो आध्यात्मिक रूप से शून्यता लेकर आई थी मेरे अंदर। लेकिन जब मैंने फेलोशिप में आया, मैं वापस से आया, मुझे यहाँ गले लगाया, तो जो सोमेश बाहर सब्जी भी नहीं खरीदने जा सकता था, उसको बार बार मीटिंग में आने का मन करता था। बार बार यहाँ जुड़ के आपकी बातें सुन के, आपकी शेयरिंग से स्ट्रेंथ होप मिलती थी मुझे। मुझे भी लगता था यार, मुझे भी अब आपके जैसे जीना है, आपके जैसे पंख फैला के उड़ना है, हैप्पी फ्री जॉयस लाइफ, मुझे भी हल्का होना है। और उसके लिए मुझे एक हायर पावर की जरूरत थी, जो जिसको मैं अपना सब कुछ दे सकूं। लेकिन वो जो हायर पावर था ना, हायर पावर का कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं चल रहा था कैसे लेना है। मैं मंदिरों में जा रहा था, जयपुर के पास बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पे गया, मैं एक एक मंदिर के पास गया, किसको मानूं किसको मानूं। आध्यात्मिकता धार्मिकता में क्या फर्क है, मैं काफी लोगों से ये प्रश्न पूछता रहता था। क्या फर्क है, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। तो मैंने एक चीज देखी यार, 6 महीने पहले और बाद में 2 महीने, जब मैं नौकरी नहीं थी मेरी फेलोशिप में जुड़ने के बाद, तब तक भी मेरे अंदर वो विलिंगनेस जारी थी। हालांकि मैं होपलेस था, टूट चुका था, लेकिन वो विलिंगनेस कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता। मैं बस सांस ले रहा था, मीटिंगे जा रहा था, रात को उठता था तो मीटिंग लगा लेता था, नहीं लगती मीटिंग तो बिग बुक खोल के बैठ जाता था। मतलब मुझे किसी भी तरह सर्किल में रहना अच्छा लगता था। लेकिन मैं हायर पावर नहीं समझ पा रहा था क्या होता है ये। और वो समझ भी कैसे आता, मैंने कदमों पे ढंग से काम ही नहीं किया था। 2 महीने की सोब्राइटी में मुझे फिर जयपुर से मैं गुड़गांव गया, मेरी नौकरी लगी तीसरे महीने में। 90 डेज पूरे हुए जब मैं गुड़गांव में था। मेरे परिवार को फिर गुड़गांव शिफ्ट किया। छोटे बेटे का फिर स्कूल से एडमिशन चेंज कराया, घर फिर बसाया, फिर नई जगह गए, फिर रेंट एग्रीमेंट भरा, फिर खर्चे हुए। और मैं डरों में जी रहा था। मेरे को डरों से बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं मिल पा रहा था, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और मुझे यहाँ पे मेंबर्स बोलते थे कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो, तुम्हारा अच्छा होगा, प्रेयर करते रहो, प्रेयर करते रहो, प्रेयर करते रहो, प्रेयर करते रहो। मैं प्रेयर ही प्रेयर करते जा रहा था। लेकिन घर पे बहुत झगड़े हो रहे थे यार। और जैसे बिल की लाइफ में डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ आए थे, वैसे मेरी लाइफ में जयपुर के नॉन एल्कोहलिक ट्रस्टी आए थे। उन्होंने भी मेरा ऐसे एडमिशन करा था दूसरी बार, जैसे बिल का हुआ था। और बिल को लास्ट टाइम जब वो हेलोजिनेशन, जब उनको लगा था कि आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो डॉक्टर इन्होंने ही बोला था कि यस बिल, तुमको हेलोजिनेशन नहीं हुआ है, तुम में आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लिया है, ये मैंने पढ़ा है पहले भी, और ये राइट सिम्टम है तुम्हारे। तब बिल को कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद बिल ने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में दूसरों को बताना शुरू किया था। सेम वैसी मेरी जिंदगी में, जब मैं डॉक्टर के पास सेकंड टाइम गया था, डॉक्टर ने पूछा वापस क्यों पी ली, मैंने बोला कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उन्होंने मेरे को यही बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, सेल्फ नॉलेज नहीं आनी चाहिए, जो डॉक्टर ओपिनियन में भी लिखा है। तो मुझे वहां से आइडेंटिफिकेशन बाद में हुई, जब मैंने लिटरेचर बाद में पढ़ा। तो यार, या तो मैं लिटरेचर पढ़ के पहले समझ जाऊं, या फिर उस चीज को मैं अपने जीवन में उतार के, पेन लेके, दर्द को सह के फिर उसको पढ़ूं, तब लगेगा अरे हाँ ये तो आइडेंटिफाई हो रहा है। वो बहुत तकलीफ वाला आइडेंटिफिकेशन होता है, जब मैं खुद पे
वो चीज करके फिर बिग बुक पढ़ता हूँ ना, बहुत तकलीफ होती है उसमें। लेकिन मेरे साथ गॉड ग्रेस थी। पहली बार जब मैं पहली बार बेड पे था तो मेरे को बिग बुक हाथ में आई थी। फेलोशिप से पहले मेरे पास बिग बुक थी। मुझे एक मेंबर आके डॉक्टर ओपिनियन बिल की स्टोरी सुनाई थी। दूसरी बार जब मैं फिर एडमिट हुआ था, फिर से वापस सेम चीज रिपीट हुई थी मेरे साथ। तो ये भगवान की ग्रेस थी और भगवान की दया थी, जिससे कि मैं बचा रहा, रेलवे ट्रैक से बच के आया। उन्होंने मेरे को उठा के लेकर आए। अब मैं वापस आया, लेकिन दोस्तों पहली बार जब मैं हॉस्पिटल से निकला था, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि मुझे पैसे कमाने हैं। सर मैं ठीक हो गया, 12 दिन हो गए, आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना दो, अल्कोहल का नाम मत निकला, नहीं तो मेरी छुट्टियां कट जाएंगी। तो मुझे अपने 12 दिन की सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। डॉक्टर साहब ने बोला था, सोमेश प्रोग्राम प्रोग्राम कर लो, है ना, फेलोशिप को पहले रखो, स्पिरिचुअल प्रोग्राम को पहले रखो, बाकी सब धीरे धीरे आएगा। मैं उस समय नहीं समझता था। अरे यार क्या बात कर रहे हो, नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं, घर के कर्जे उतारने हैं, लोन देने हैं, बैंक वालों को थोड़ी बोलूंगा कीप कमिंग बैक। तो यार वो जैसे कि वो मेडिसन में स्क्वायर में गार्डन में जो डॉक्टर जो क्या नाम है इसका, टाउन्स हॉस्पिटल के जो मालिक थे, चार्ल्स टाउन, उन्होंने बिल को ऑफर दिया था कि अपन पूरा मेडिसन स्क्वायर गार्डन भर देंगे भाई, हजारों लाखों लोग आ जाएंगे। क्योंकि उसने देखा था बिल को 4 बार एडमिट होते हैं, अब देखा कि बिल दूसरों को सोबर कर रहा है। तो उन्होंने बोला तो हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जा, यहाँ से एसोसिएट हो जा। बिल को बड़ा अच्छा लगा, उसने अपनी वाइफ को ये आइडिया दिया और उसने अपने मीटिंग में ये आइडिया रखा। यहाँ मेरी आइडेंटिफिकेशन से थोड़ा वो हो गया दोस्तों। मैंने मीटिंग में जाके ये प्रस्ताव नहीं रखा, मैंने डॉक्टर साहब को सीधा मना किया, मैं जा रहा हूँ, और मैं चला गया और बुरी तरह गिर गया। यहाँ जब बिल ने अपने साथ वालों को जब ये राय दी कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ऑफर मिला है, मेरी वाइफ डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रही है, घर पे अल्कोहलिक रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है ढंग से, तो मेरे को लगता है कि थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा रहेगा। तो ग्रुप वालों ने वही बोला, भाई ये लाइफ और डेथ का सवाल है ना, और समटाइम्स गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। गुड क्या है? गुड ये है कि डॉक्टर बिल जो है वो चार्ल्स टाउन के जो हॉस्पिटल में काम कर लेते, उनके पास थोड़े पैसे ज्यादा आ जाते। और बेस्ट क्या था? बेस्ट ये है, आज सोमेश भुवनेश्वर में बैठ के मोहाली, ऑल ओवर इंडिया में जो मेंबर्स हैं उनके साथ ये शेयरिंग कर रहा है कि उसका जीवन कैसे बचाया इस फेलोशिप ने। ये बेस्ट पार्ट है। ये ग्रुप कॉन्शियस से निकल के आया, तब मुझे ग्रुप कॉन्शियस की वैल्यू पता लगी कि सोमेश तुझे भी ग्रुप कॉन्शियस लेना चाहिए, चाहे तू घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे ए मेंबरों के बीच में रहे। और दूसरी बात दोस्तों, जो स्पिरिचुअलिटी और भौतिकता का कहीं मेल नहीं होता है, तो इसमें जॉन डी रॉकफेलर साहब का बहुत बड़ा हाथ दिखता है मुझे। जब पास्ट में मैं देखता हूँ, बिग बुक छपी थी, बिग बुक के लिए पैसे लेने जब बिल और उनके टीम मेंबर्स गए थे उनसे लेने, और उनके बीच में एक मेंबर थे विलियम ये रिचर्डसन, अंकल डिक। तो डिक को डिक ने पैसे मांगे, भाई ये लोग पैसे मांग रहे हैं, तो जॉन डी रॉकफेलर ने एक ही बात बोली थी, डिक आई एम अफ्रेड दैट मनी विल स्पॉइल दिस थिंग। दिस थिंग क्या थी दोस्तों? वो दिस थिंग थी स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अब ये एक नॉन अल्कोहलिक भाई बता रहे हैं उनको और एक दिशा दे रहे हैं। तो ये चीज जब कनेक्ट होती है ना मुझे पास्ट से अपनी लाइफ में, और मैं आज भी वही शेयरिंग सुनता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि भाई स्पिरिचुअलिटी और भौतिकता, मेटेरियलिस्टिक चीजें, जो भी मेरे खर्चे वाली चीजें हैं, जो खर्चा करता हूँ मैं, वो एक घोड़ा गाड़ी जैसे हैं। घोड़ा मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल चीज है, थिंग दिस थिंग। और गाड़ी जो है पीछे जो बग्गी लगी है, वो मेरी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो मैं फॉलो यदि घोड़े को करूंगा तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मेरी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, स्पिरिचुअल लाइफ। और यदि मैं बग्गी पकड़ के बैठा रहूंगा, नहीं नहीं मेटेरियलिस्टिक चीजें, तो यार वो आध्यात्मिक शून्यता आएगी, फिर डिसकंटेंट हो जाएगा, फिर मेरी लाइफ बद से बदतर हो जाएगी, फोटो टंग जाएगी। मुझे स्पिरिचुअल लाइफ पकड़नी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। मैं चाहे कहीं भी रहूं, किसी भी व्यक्ति स्थिति परिस्थिति के साथ में रहूं, मुझे फेलोशिप और प्रोग्राम और बाकी जो एल्ट्रुइस्टिक प्लेन जो बोला जाता है विलियम डी सिल्वर द्वारा, उसमें काम करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो यार ये जॉन डी रॉकफेलर का भी बहुत बहुत आभार है। और जो बिग बुक है हमारी, बिग बुक कैसे कैसे काम करती है दोस्तों, जब मैं कम्स ऑफ एज पढ़ रहा था, उसमें एक स्टोरी आई थी, ए इन अलास्का। अलास्का में दो प्रोस्पेक्ट्स, दो खगोलिक भाई थे, वो गए थे वहां पे, दारू पी रहे थे, पीते पीते बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी, एक मरने के समान हो गया था। दूसरे भाई ने ठंड से कड़कते हुए बाहर जाके बर्फ के ड्रम में देखा कि भाई कहीं लकड़ी मिले या कुछ ऑयल मिले, तो इससे कि मैं आग लगाऊं और इसको जिंदा रखूं। वो बाहर गया तो उसको एक ड्रम में, बर्फ के अंदर, ये लाल और पीले रंग की कुछ चीज दिखी।
उसने खोद के निकाला उसको। तो यार वो एम्प्टी ऑयल बैरल में एक बिग बुक थी यार, जो जम चुकी थी। और उस भाई ने, दोनों में से एक भाई ने उस किताब को, बिग बुक को पढ़ा और वो सोबर हो गया। और सोबर होने के साथ ही उसने जो भी अलास्का के आगे पीछे इंडिजियस पीपल थे, और ग्रीनलैंड जो वहां पे एक एयरबेस था, वहां पे रेडियो के माध्यम से वो मीटिंग करता था, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे। रेडियो के माध्यम से मीटिंग करके उससे दूसरे भाइयों को भी सोबर रखा। तो ये बिग बुक का चमत्कार ही है, जो मैं मानता हूँ कि वो पूरा एक। और ये जो हर साल जो हमारा 1935 में 5 लोग सोबर हुए, 37 में, 36 में 15 लोग, फिर 40 लोग, फिर 100 लोग, फिर ये जो एक लाइन दिख रही है दोस्तों, उसमें 39 में हमारी बिग बुक छप गई थी, पब्लिश हो गई थी। उसके बाद जो रेशो है वो एकदम से आंकड़े बढ़ते गए, 400, 2000, 8000। ऐसा क्या था बिग बुक में? ऐसा बिग बुक में क्या था दोस्तों? वो एक ग्रुप कॉन्शियस ही था, जो 100 लोगों ने लिया था, और उसमें ईश्वर विद्यमान है, जैसे हमारा ट्रेडिशन टू बोलता है, मैं ये मानता हूँ। और ये मैंने हिस्ट्री में भी देखा है कि वो जो किचन से शुरू हुई थी एबी थ्रेचर के साथ बिल की स्टोरी, वही स्टोरी वो पूरे, पहले अमेरिका के साउदर्न पार्ट में फैली, फिर पूरी दुनिया में फैल गई 2 साल में, 1941 तक, जब 10,000 मेंबर के ऊपर बन गए थे। तो यार, मेरे को एक ही महाभारत का चीज याद आता है, जब मुझे बताया जाता है कि जब बर्बरी को से शीश काट के सर पहाड़ी पे रखा था, और महाभारत खत्म होने के बाद पांडवों ने पूछा था, बताओ सबसे अच्छा कौन युद्ध किया, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो कौन है, युद्ध योद्धा? तो बर्बरी, जो खाटू श्याम भी बोला जाता है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे तो सब जगह चक्र ही दिख रहा था। चक्र मतलब सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था, वो चल रहा था सब जगह, और कोई नहीं दिख रहा था। तो उसने तो ये कह दिया सीधे सीधे, सेम चीज मेरे साथ हो रही है यार। यहाँ पे मैं दुनिया में कितनी भी पर्सनैलिटीज की बात करूं, प्रिंसिपल्स पहले आते हैं, और वो प्रिंसिपल्स बिग बुक से ही निकल के, जहां जहां बिग बुक जा रही थी, वहीं वहीं से सोबरिटी निकल के आ रही थी। वो माध्यम कुछ भी हो, और वो जो माध्यम थे, जैसे कि हेनरिटा सेबर्लिंग, बिल और बॉब को मिलाने के माध्यम थी, मुझे फेलोशिप से जोड़ने के माध्यम रहे डॉक्टर साहब। सबके अलग अलग रॉक रॉक बॉटम होते हैं, सबके अलग अलग माध्यम होते हैं, और उसी माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ के ये फेलोशिप बनाते हैं। और ये फेलोशिप बनाने में, जब शुरुआती दौर में देखता हूँ मैं, उस समय कौन अल्कोहलिक मिलते थे? कोई नहीं मिलता था अल्कोहलिक। आज मिलते हैं, जैसे आज मैं करीब 25 जगह जाता हूँ, मुझे हर जगह लोनर मेंबर मिल जाएंगे, 5 मेंबर, 10 मेंबर ग्रुप मिल जाएगा, 5 ग्रुप मिल जाएंगे। लेकिन उस समय में तो 1939-40 में तो ढूंढने पड़ते थे, बनाने पड़ते थे, डिस्कवर करने पड़ते थे। तो यार, ये जो फ्रेंड्स ऑफ ए है, उन्होंने काफी योगदान दिया। शैम शूमेकर, ये जो उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, एडवर्ड, इसके एडवर्ड की सारी बात मानते थे बिल साहब। और हेनरी, जो फॉस्डिक है, उन्होंने बिग बुक को रिव्यू करके कहा, ये ग्रेटेस्ट थिंग येट डिस्कवर्ड, दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग येट डिस्कवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म। और फॉस्टर कैनेडी है, उन्होंने भी न्यू टाइम्स में रिव्यू दिए थे। तो कहने का मतलब है, ये लोग वो हैं जो, जिन्होंने अट्रैक्शन समझा उस चीज का। ये नॉर्मल लोग थे, ये शराबी नहीं थे, लेकिन इन सब ने सपोर्ट किया, सपोर्ट करके आज वो फेलोशिप मेरे तक आई है, आप तक पहुंची है। इस चीज का आभार देता हूँ मैं। तो दोस्तों, अर्ली ए मीटिंग्स में जो मेंबर्स जो थे, ये तो मैंने फ्रेंड्स बताए थे, ये वो लोग हैं जो शुरुआती दौर में बिग बुक से जुड़े थे, और बिग बुक बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया था इन लोगों ने, एल्कोहलिक्स। क्योंकि भाई, ईश्वर माध्यम के थ्रू ही काम करता है, चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ ए हो, चाहे वो अर्ली ए मेंबर्स हो। लेकिन दोस्तों, एक नीचे की जो रेड लाइन के नीचे 4 तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें पहला है हैंक पी, जिसने बिग बुक में बहुत ही सराहनीय काम किया था। दूसरा है एबीटी, जो कि बिल के स्पॉन्सर रह चुके हैं। और तीसरा है रोली एच, जो बहुत मशहूर प्लेयर थे। और चौथा है हेनरी जी, जो एल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर नंबर 4 थे। दोस्तों, ये चारों के नाम हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे बताया गया स्टिक टू द विनर्स। जो विनर है, जो जो 12 सिद्धांतों, 12 तत्वों, 12 ट्रेडिशंस पे काम कर रहा है, उसके साथ तू स्टिक हो जा। तो फिर मैं भी तो ऐसे लोगों को नहीं याद कर सकता ना यार, क्योंकि मेरे पास चॉइस है, या तो मैं रिलैप्स की तरफ जाऊंगा, या रिकवरी की तरफ जाऊंगा। तो सेम चीज मुझे पास्ट में भी दिखा है, आज भी मैं वही फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं वहां जाकर आता हूँ जहां मुझे ग्रेटिट्यूड देना है। और मैं भी हाल फिलहाल में मोहाली गया, पंचकुला गया, दिल्ली गया, अपनी वाइफ के साथ 4 दिन ऑफिस की छुट्टी लेके गया। छुट्टी लेके गया दोस्तों, और ऑफिस की छुट्टी लेके सिर्फ ए फेलोशिप में ही गया, कहीं बाहर घूमने नहीं गया, शॉपिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। सिर्फ मेंबरों से मिला, उनको आभार दिया, और हमारी सोब्राइटी में जो तत्वों का मार्गदर्शन उन्होंने दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और वो आभारी हृदय से ही उनके पास मैं गया था, क्योंकि मुझे बताया गया यार, एक आभारी हृदय में कभी शराब नहीं आ सकती।
तो आभारी बनने में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। वो मेरे नजरिए पे डिपेंड करता है कि मैं आभारी किस तरह से बनता हूँ और किसके साथ बनता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक चीज मुझे बताई है, ये जो फ्रेंड्स ऑफ ए है, एडवर्ड, जो एबी एडवर्ड है, उन्होंने एक चीज कही थी कि आई डू लव ड्रिंक गुड वाटर। मतलब मुझे गुड वाटर, मतलब अच्छा पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। बट आई हेट प्लम्बिंग। लेकिन यदि पानी खराब आए, उसकी मरम्मत करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। यदि मैं ड्रिंकिंग वाटर का पाइप खराब होता है, उसमें गंदा पानी आता है, मैं प्लम्बर को बुला सकता हूँ। लेकिन ये आध्यात्मिक प्रोग्राम मेरा खुद का है। मैं किसी और का रजिस्टर लेके चौथा पांचवा कदम नहीं लिख सकता हूँ कि टीप के लिख लूंगा, या फिर मेरा स्पॉन्सर स्टेप करेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मेरा खुद का प्रोग्राम है। बिल डब्ल्यू ने जो अपनी बिग बुक में जो बिल स्टोरी है, उसमें पहले पेज पे खुद को वार्निंग दी है। वो थॉमस थ्रेचर के जो टॉम पे खड़ा होता है, और वो जब उसे एक वार्निंग भी दी जाती है कि भाई ये एक शराबी जो है वो ब्रिगेडियर, वो ग्रेनेडियर, वो बॉम्ब से भी मर सकता है, या फिर माइल्ड बियर, स्मॉल बियर से भी मर सकता है। सेम चीज लास्ट पेज पे, बिल की स्टोरी में लास्ट पेज पे बिल ने सोमेश को वार्निंग दी है कि सोमेश, एक मेंबर मेरे साथ में रहता था। किसके साथ? बिल के साथ। बिल कौन था? जिसको आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसने बिग बुक लिखी है, जिसने फेलोशिप को को फाउंडर है। वैसा स्पॉन्सर के साथ में एक एल्कोहलिक रहता था, और उसने वहां पे रहते हुए आत्महत्या कर ली थी। बिल के घर पे आत्महत्या की थी, वो लास्ट पेज में लिखा है बिल ने। तो ये वार्निंग मुझे दी गई है, सोमेश तू यदि काम करेगा और आगे बढ़ता रहेगा और उसको ग्रोइंग एंड मेंटेनेंस के हिसाब से 10वें 11वें कदम में लाएगा अपने जीवन को सुधारने के लिए, तभी तू शांति से आध्यात्मिक जीवन से जी पाएगा, एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। क्योंकि मैं एबनॉर्मल हो चुका था पूरी तरह, मैं इंसेनिटी में इतना पागल हो चुका था, मुझे कमरों में बंद किया जाता था। आज मैं भुवनेश्वर में करीब 10 दिन से 8 दिन से हूँ, और मैं यहाँ पे अकेले हूँ। मेरे परिवार को मेरे चिंता नहीं है, मेरे को उनकी चिंता नहीं है। सब फ्री ऑफ माइंड है, फ्री ऑफ माइंड ऑफ किससे? शराब से। क्योंकि मैं 10वां 11वां कदम कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो बिल और बॉब की फोटो है, बिल मेरे लिए वो है जो सेल्फ एग्जामिनेशन जैसे कोई करता है ना, 10th स्टेप लेता है, पूरा एकदम सेल्फ रिस्ट्रेंट होके, एंगर इज ए डूबियस लग्जरी बोल के, सबसे दूर होके, एक इमोशनल हैंगओवर से दूर करने का जो पैटर्न आता है मेरा 10th स्टेप में, स्पॉट चेक इन्वेंटरी जिसे मैं कह सकता हूँ, वो बिल में प्रतीत नजर आता है मेरा। और डॉक्टर बॉब बहुत ही स्पिरिचुअल थे, वो बिल से भी ज्यादा स्पिरिचुअल थे। तो इनको मैं मानता हूँ कि ये मेरे 11th स्टेप है, क्योंकि ये मेरे 11th स्टेप, मतलब ये ईश्वर नहीं है। बिल एंड बॉब को मैं 10th और 11th स्टेप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 10th और 11th स्टेप मेरा जो एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, और दूसरा हो गया आपका सुचेत संपर्क। किसके साथ? ईश्वर के साथ। कैसे? ध्यान और प्रार्थना द्वारा। वो बॉब में आध्यात्मिक ज्यादा थी, इसके लिए मैं बिल और बॉब को 10th और 11th मानता हूँ यार। और रोज वही कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, जहां बिल और बॉब नाम आता है ना, मैं अपना 10th 11th चालू कर देता हूँ। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी। ये कहाँ से मिली मुझे? ये फेलोशिप से मिली है। फेलोशिप में मैं एक एक दिन करके आता रहा, और जो भी मैं जीवन में उतार रहा हूँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पास्ट हिस्ट्री से आइडेंटिफाई करते हुए। क्योंकि मुझे आइडेंटिफिकेशन हुई है, और उसको मैंने जीवन में अपनाया है। अपनाने के बाद जो कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आया है, वही मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों 3 साल में बहुत कुछ तकलीफें आई हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, और पेरेंट्स के साथ में अभी भी थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन उन सबको, स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करना, वही तो बात है ना। प्लम्बिंग करना है मुझे, सोब्राइटी मुझे चाहिए, स्टेप। लेकिन स्टेप पर कौन करेगा? स्टेप पर मुझे ही करने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल बन जाता है जब मैं अपना पहला कदम साथ में लेके चलता हूँ। और मैं रोज अपना फर्स्ट स्टेप साथ में लेके चलता हूँ। आई एम पावरलेस। किसके सामने? वो मुझे विजडम द्वारा ईश्वर बता देते हैं कि तू किसके सामने पावरलेस है, किसके सामने पावरलेस नहीं है। वो कब आती है? जब मैं ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता हूँ और विलिंगनेस नहीं रहती है। लिटरेचर थोड़े दिनों से नहीं पढ़ा होता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बहुत दिन हो गए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे को आप पढ़वाओ, मेरे को साथ में रखो। तो भगवान ऐसे सर्कमस्टांसेस दे देता है, सामने किताब आ जाती है, रूम से लोग हट जाते हैं, और मुझे बोलते ले पढ़। तो किसी मेंबर के द्वारा, या कोई नया भाई जुड़ जाता है मुझसे। तो यार इतना सुंदर जीवन कौन नहीं चाहेगा?
और इसमें सबसे बड़ी बात है, मेरी जो एल पार्टनर हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ शेयर करें, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरी सोब्राइटी में। और उनके बगैर मेरी ये आध्यात्मिक जो जर्नी है, जो जिसे बोलते हैं कि जीना चाहिए, जो जिम और फ्रेड की स्टोरी में मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में भी कहा गया है, यदि मैं आध्यात्मिक सोब्राइट लाइफ को जीना छोड़ दूंगा तो मैं मरनो समान हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं फिर पी लूंगा, फिर तकलीफ आ जाएगी। और वो उसको चलाने के लिए यार मुझे मेरा घर काम मीटिंग तीनों जगह सामंजस्य रखना पड़ता है, जिसमें यदि मेरी वाइफ भी एल मेंबर हो जाती है और वो प्रोग्राम पे अपने प्रोग्राम पे काम कर रही है, तो मेरी लाइफ और सिंपल हो जाती है। जो डॉक्टर बॉब ने कहा है, डोंट मेक इट लाउज, कीप इट सिंपल, वो शब्द बिल के लिए नहीं है, पूरी फेलोशिप के लिए है, सोमेश के लिए है। और सोमेश उसको जीवन में अपनाने की कोशिश करते हुए ही आज एक एक दिन के हिसाब से आप लोगों के साथ इस आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। और मुझे, जहां तक मैं ये मानता हूँ, 11th स्टेप की प्रेयर, वो यार मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है आज, है ना। उसमें जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की बात की है, हार्ट रेट, जहाँ जहाँ नफरत है, हार्ट रेट है, वहां पे मैं प्यार प्रेम पहुंचाऊं। जहाँ गलत है, रॉन्ग है, वहां मैं स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, माफी की भावना पहुंचाऊं। अब ये कैसे पहुंचाऊंगा मैं माफी की भावना? जो जहाँ गलती हो रही है, यदि मैं खुद उस गलती का पार्ट हूँ तो पहले तो मैं ही गलत हूँ। जब मैं गलत हूँ तो दूसरे को क्या बांट सकता हूँ मैं? मेरी दुकान पे 2 किलो गुस्सा रखा हुआ है, सामने वाला आएगा, भाई पाव ओवर स्पिरिचुअलिटी दे दो, मैं बोलूंगा पाव ओवर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तुम ये काम करो, गुस्सा ले लो, 2 किलो है। वो क्यों लेगा? वो क्यों आएगा मेरे साथ? फिर आई में जी रहा हूं मैं। तो मुझे पहले सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, आप लोगों के साथ रहना है, आप मेरे आईना हो, आपने मुझे आईना दिखाया है शुरू से अभी तक, तो आपकी बात मैं मानूंगा ओपन माइंड के साथ, और ईमानदारी से अपने आप पे काम करूंगा, विद प्रार्थना द्वारा द्वारा सुजय संपर्क ऑफ कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड, जो हायर पावर जो आपने शुरू में मुझे बताई थी, उसी को सिद्धांत को मैं भी अप्लाई करता हूँ। और सबसे बड़ा सिद्धांत यह है दोस्तों, यदि आज मैं डिस्टर्ब हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। लेकिन मुझे, मैं फिर एंड करते हुए बोलूंगा कि प्रयास ग्रुप ने मुझे शुरू से संभाला है। जब भी मैं डिस्टरबेंस में रहता था, जब भी मैं पारिवारिक तकलीफों में, ऑफिस की नौकरियों की तकलीफों में रहता था, अनिल जी ने काफी साथ दिया है मेरा। और मुझे शुरुआती दौर के 15 महीनों तक स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं रेगुलर नहीं रह पाता था, लेकिन साथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, तो मैं बचा रहा। तो यही फेलोशिप का आभार है, और मैं वही पास इट ऑन करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने जीवन में जो मुझे प्राप्त हुआ है। इतना ही शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।